Dear students, today we are going to discuss Bohr's model. Okay? आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो हमें मॉडल दी है उसकी एक मेन लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि रदरफोर्ड हमको ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है, जब भी कोई चार्जड पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, जब भी वो रोटेट करेगा, इट विल लूज द एनर्जी। ठीक है। तो अगर हम मैक्सवेल्स थ्योरी अप्लाई करेंगे टू द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, तो उसकी उससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वो भी एक चार्जड पार्टिकल है ना। तो वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस और एक टाइम ऐसा आएगा कि इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज it will continuously lose the energy and ultimately it will fall into the nucleus. Due to that, atom will become unstable, it will collapse. ठीक है। और ये मैथमेटिकली ये कैलकुलेट किया गया कि विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। To remove these limitations, Niels Bohr, he had proposed a new model of atom, which we called Bohr's atomic model. ठीक है। तो ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये बहुत ही सिंपल मॉडल है ये। ठीक है। तो पहला इसका पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट इसका यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या है इसका कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। ये व्हाट आर दीज ऑर्बिट्स? दीज ऑर्बिट्स दे आर द सर्कुलर पाथवेज। ठीक है। दे आर द सर्कुलर पाथवेज इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, एटम जो है, एटम ऐसे होता है। ठीक है। ये क्या है? ये ऑर्बिट्स है, ये सर्कुलर पाथवेज है। इन्हीं पाथवेज में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथवेज जो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है। इनकी शेप क्या होती है? सर्कुलर शेप होती है। इनका डिफिनेट साइज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है विच इज रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स, इट रिवॉल्व्स इन दीज ऑर्बिट्स विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो ऑर्बिट्स जो है, ये जो सर्कुलर पाथवेज जो है, इनका साइज जो है वो फिक्स्ड होता है और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वेलोसिटी भी जो क्या होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। अगर ये एक ऑर्बिट है इसका साइज फिक्स्ड होगा, अगर ये दूसरा ऑर्बिट है इसका साइज क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं they revolve in the circular pathways. These circular pathways, they are known as orbits. Orbits have fixed size. They have also
the electrons which are revolving in these orbitals, they revolve with a fixed velocity. ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो पास्टुलेट जो है इसका, ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो दूसरा पास्टुलेट जो है वो क्या है, सर्कुलर। दूसरा जो पास्टुलेट जो है वो क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। दूसरा पास्टुलेट है इसका, ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिटल्स जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, और इन्हें हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, और इन्हें हम शेल्स भी बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व इन द एनर्जी शेल्स, दे रिवॉल्व इन द एनर्जी लेवल्स, दे रिवॉल्व इन द ऑर्बिटल्स। बोर ने क्या कहा, बोर ने ये बोला कि ये जो ऑर्बिटल्स जो है इसने क्या नाम दिया, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स इनको नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि बोर का ये कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट डज नॉट लूज द एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता ही है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, जब ये रोटेट करेगा, इट इज नॉट लूजिंग द एनर्जी, ठीक है। मैक्सवेल हमें ये बोलता है कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल रिवॉल्व करेगा, जब भी वो रोटेट करेगा, तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। मगर बोर हमें ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज नॉट लूजिंग द एनर्जी, ठीक है। तो अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अगर यहाँ पे है तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। इसीलिए हम इन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। इन्हीं मैंने पहले भी बोला है कि इन ऑर्बिट्स को हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम शेल्स भी कह सकते हैं। तो इन एनर्जी लेवल्स को हम स्टेशनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट लूजिंग द एनर्जी। दैट इज व्हाई वी कॉल दीज शेल्स, वी कॉल दीज एनर्जी लेवल्स स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इससे क्या किया, इससे बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ जो एटम जो है उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मैक्सवेल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में जाएगा। मगर बोहर हमें ये बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी लूज नहीं करता है। तो इस तरह से बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये जो एटम जो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दीज स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, इनको ये देख लीजिए आप, ये जो ऑर्बिट्स जो होते हैं, ये जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ना, ये जो पहला जो ऑर्बिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, के शेल बोलेंगे उसको, ठीक है, या उसको आप फर्स्ट शेल बोलिए। ये जो सेकंड जो एनर्जी लेवल जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एल शेल बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहले वाले एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, सेकंड को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, और थर्ड को क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ को हम ये एन बोलेंगे, ठीक है। मगर प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं यही पढ़ाऊंगा कि ये जो इसमें हमें जो फार्मूला जो हम जो यहाँ पे बोर्स मॉडल से हम जो हमें फार्मूलाज मिलती है, जो हमें इक्वेशंस मिलती है, उन्हीं पे मैं ज़्यादा फोकस रखूंगा, ठीक है। तो पहले शेल को हम क्या नाम रखेंगे, के शेल रखेंगे, सेकंड को एल शेल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन बोलेंगे, ठीक है। इस शेल को आप क्या बोल सकते, ये जो के शेल जो है, पहली वाली शेल जो है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका एन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और ये जो एल शेल जो होगा
उसका n वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। और ये जो m जो होगा, m शेल जो होगी, थर्ड शेल जो होगी, उसका n वैल्यू क्या होगा, 3 होगा उसका। इसी तरह ये जो फोर्थ शेल जो है, ये n शेल इज द फोर्थ शेल, उसका n वैल्यू क्या होगा, उसका n वैल्यू 4 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, अब जो हम थर्ड पोस्टुलेट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ, ये जो मैंने पहले ही बोला है कि बोर हमें बोलता है कि शेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, मगर अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करेगा, इट विल जंप फ्रॉम दिस शेल टू दिस। ठीक है, और इट विल जंप फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक शेल से दूसरे शेल तक जा सकता है। ये फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएगा, या फर्स्ट शेल से ये थर्ड शेल में जाएगा। कब जाएगा, ये तब जाएगा जब हम इसको बाहर से क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हेन वी सप्लाई द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इट विल जंप फ्रॉम वन शेल टू द अनदर शेल। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, फर्स्ट शेल में है, अगर अब ये दूसरे शेल में चला गया, ठीक है, तो तभी जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। अगर अब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दोबारा क्या करेगा, दोबारा ये वापस आएगा फर्स्ट शेल पे। ठीक है, during when the electron comes back to the first shell, when it comes back to the original shell, at that time it will lose the energy in the form of light। ठीक है, ये मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये देख लीजिए आप। अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, ठीक है, अगर हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये इस सेकंड शेल में जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये सेकंड शेल में है, वहां पे वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट विल कम अगेन टू द फर्स्ट शेल, इट विल कम अगेन टू द ओरिजिनल शेल, बट during this process it will lose the energy in the form of light, and as you know that light contains photons। ठीक है, और वो लाइट जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, ये जो फोटॉन्स यहाँ से इमिट हो गए, ठीक है, ये जो फोटॉन्स यहाँ से रिलीज हो गए, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा कहाँ पे, फर्स्ट शेल पे, जब ये वापस आएगा ओरिजिनल शेल पे, तो उन फोटॉन्स की एनर्जी किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी, वो होगी एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल एंड एनर्जी ऑफ सेकंड शेल। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सेकंड शेल एंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 है और अगर सेकंड शेल की एनर्जी E2 है, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा फर्स्ट शेल पे, तो उस वक्त ये एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितना हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये सेकंड शेल में जाएगा। ठीक है, जितनी एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ी टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल, तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो एनर्जी होगी E2 माइनस E1। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा फर्स्ट शेल पे, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी भी किसके बराबर होगी, E2 माइनस E1। तो वी कैन से द absorbed energy, the electron can jump from one shell to another shell when we supply the energy,
that supplied energy will be equal to E2 minus E1, and when the electron comes back to the original shell, at that time it will release the energy. That energy will be also equal to E2 minus E1. शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी हमें देनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी ताकि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल जाए, वो किसके बराबर होगी? E2 माइनस E1. और जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वो किसके बराबर होगी? E2 माइनस E1. जो एनर्जी फर्स्ट शेल की है और जो एनर्जी सेकंड शेल की है, उसका हम क्या करेंगे? उनका हम माइनस करेगा, उनका हम ये माइनस करेंगे और फिर हमें जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व की है वो हम निकाल सकते हैं. जितनी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की है वो भी हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है. वी कैन आल्सो से दैट दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है. एच न्यू इट इज द दिस इज द प्लंक्स थ्योरी. ठीक है. जो एनर्जी रिलीज हो गई वो किसके बराबर होगी? जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी E2 माइनस E1. that will be also equal to H nu according to Planck's quantum theory. ठीक है. ये आपको याद रखना है. These are the three postulates of Bohr's atomic model. पहला postulate क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है दे रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स. ठीक है. ऑर्बिट्स की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, साइज भी फिक्स्ड होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहेंगे उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी. ठीक है. और इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम शेल्स भी कहेंगे, और इन्हें हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, they are not losing the energy. When they revolve around the nucleus, they are not losing the energy. That is why we call them stationary energy levels. ठीक है. पहले शेल को हम क्या बोलेंगे? K शेल बोलेंगे, सेकंड को L, थर्ड को M और फोर्थ को N बोलेंगे. ठीक है. L शेल का ये K शेल का N वैल्यू किसके बराबर होगा? N के बराबर होगा. L का N2 है ना. तो ये आपको याद रखना है. और जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में होगा, अगर हम बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे इट विल मूव टू द अनदर शेल. ठीक है. और जो एनर्जी हमें दी, जो हमने एनर्जी दी है वो किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ सेकंड शेल, डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. ठीक है. जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और जो रिलीज हो जाएगी वो भी किसके बराबर होगी? E2 माइनस E1. ठीक है. और ये किसके बराबर भी हो सकती है? ये H न्यू के बराबर अकॉर्डिंग टू प्लंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है. अब हम एक और पोस्टुलेट इसका पढ़ेंगे, ये बोर्स मॉडल का. वो पोस्टुलेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, angular momentum of electron is quantized. ठीक है. is quantized. ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इसके पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा. वो एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा? उसका इंटीग्रल वैल्यू होगा. ठीक है. ये देख लीजिए आप, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है. जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करेगा, इसकी एनर्जी क्या हो? इसके पास क्या होगा? इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा. और इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? वो इंटीग्रल होगा. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय h बाय 2 पाई. ठीक है. तो अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका n वैल्यू क्या होगा? इसका n वैल्यू जो है 1 होगा. ठीक है. तो हम एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? हम ये बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट.
ऑर्बिट विल बी इक्वल टू इस फार्मूला से हम उस एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिट जो है यहाँ पे एन वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, एन का वैल्यू हम 1 लगाएंगे, h बाई 2 पाई आए इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है उसका इंटीग्रल वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा, होल नंबर वैल्यू होगा। या अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एन वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई h बाई 2 पाई। व्हाट इज द h हेयर, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर सेकंड ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 2 इंटू h बाई 2 पाई, ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा h बाई पाई, ठीक है। तो अगर थर्ड ऑर्बिट में है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, n का वैल्यू हम क्या डालेंगे यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 इंटू h डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा, मल्टीप्लाई बाई h बाई 2 पाई। अगर फोर्थ में है तो n का वैल्यू क्या लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाई h बाई 2 पाई, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, it means the angular momentum of electron is whole number multiply by h by 2 pi, ठीक है। ये आपको याद रखना है। now we are moving towards our main topic। जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले ही मैंने बोला है कि हम ज़्यादा इसमें फोकस किस पे करेंगे, फार्मूला पोर्शन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, इक्वेशन पोर्शन पे हम ये क्या करेंगे, ये फोकस करेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अचीवमेंट्स ऑफ बोहरस मॉडल, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ बोहरस मॉडल, ये आपको अचीवमेंट्स ऑफ बोहरस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, ठीक है। तो पहला अचीवमेंट क्या है इसका, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर nth ऑर्बिट में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसमें अगर मुझे एनर्जी फाइंड करनी है तो वी विल यूज द बोहरस मॉडल एंड वी विल इजीली फाइंड दैट, ठीक है। तो बोहर ने क्या किया, बोहर ने एक फार्मूला बनाई, एक फार्मूला डिराइव की, जिससे हम किसी भी एनर्जी लेवल का, किसी भी ऑर्बिट का हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है, En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m E4 e रेज पावर 4 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से हम किसी भी ऑर्बिट का हम एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी भी शेल की हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जो है ये बोहर ने बनाई, ये बोहर ने डिराइव किया है, ठीक है। तो इसमें हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेगेटिव साइन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इफ इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होगी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, इट विल लूज द एनर्जी। दैट इज व्हाई वी यूज हेयर नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगर ये इफ इट मूव्स स्लोली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इट इज लूजिंग द एनर्जी। दैट इज व्हाई वी यूज हेयर नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर सेकंड में होगा तो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगी तो उसकी एनर्जी जो है इट वैल्यू विल बी इन
will be in positive numbers. ठीक है, whenever the electron comes under the influence of nucleus, the energy value will becomes negative. Why it becomes negative? Because whenever electron approaches the nucleus, due to the nuclear pull, it is losing the energy. ठीक है, तो ये आपको ये जो है ये 2 pi this m here is, this is the mass of electron, E here is charge of electron, Z is the atomic number, this n is here principal quantum number, this is the shell number, okay, and this is Planck's constant. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो m जो है यहाँ पे, what is m here, m is the mass of electron. ठीक है, और ये जो E जो यहाँ पे है, what is E here, E is here charge of electron. ठीक है, and what is n here, n is here principal quantum number. Okay, principal quantum number. ठीक है, and what is h here, it is Planck's constant, as you know that है. ठीक है, ये z जो है it is atomic number. ठीक है, और n का वैल्यू जो है क्या रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू क्या रहेगा, वहाँ पे 1 रहेगा, सेकंड में है तो n का वैल्यू 2 रहेगा, और थर्ड में अगर रहेगा तो n का वैल्यू 3 रहेगा. ठीक है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, ये n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने बोला है, बोर ही ने बोला है. इसी फार्मूला से हम किसी भी ऑर्बिट का किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो when we substitute the value of pi here, when we substitute the value of mass, charge of electron and Planck's constant. ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन इस तरह बन जाती है, ये देख लीजिए, En is equal to minus 2.18 into 10 raised power 18 into Z divided by n. ठीक है, जूल पर एटम. ठीक है, अगर हम वहाँ पे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, जितने भी वहाँ पे जितने भी वहाँ पे नोन वैल्यूज़ है उनका वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 2.18 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 18 इंटू Z डिवाइड बाई n स्क्वायर. ठीक है, और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त En बिकम्स 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19. ठीक है, जब हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल कन्वर्ट टू दिस इक्वेशन. ठीक है, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में तो उस वक्त ये एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, 1312 डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू Z जूल, ये किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये आपको याद. These are what? These are the different forms of equation. We are converting the equation into the electron volt and we are converting it into the kilojoule. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, तो इसी इक्वेशन से अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम की हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी एटम का कोई, मतलब हमने यही पहले ही बोला है कि ये जो एटम में जो होता है, एटम में ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है. अब अगर मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी अगर हमें एनर्जी मेजर करनी है, वी विल यूज दिस फार्मूला. ठीक है, अगर मेरे पास अब लिथियम एटम है,
और लिथियम एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी अगर हमें मेजर करनी होगी, वी विल यूज दिस फार्मूला। ठीक है, तो कोई मतलब ऑर्बिट्स की एनर्जी हम इसी फार्मूला से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। अब हम इस फार्मूला को कहाँ पे लगाएंगे? अब हम हाइड्रोजन पे लगाएंगे। क्यों हम हाइड्रोजन पे लगाएंगे? बिकॉज हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम। ठीक है, छोटा सा, जितना हमारे पास सिंपलेस्ट एटम होगा मतलब उतना हमें हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये कन्वीनिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो ऑर्बिट जो है ये हाइड्रोजन का, उसकी एनर्जी क्या होगी वो हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? E1 बोलेंगे। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड इंटू Z डिवाइड बाई n स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है कि ये Z इज हियर, इट इज एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। और वी आर मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल, फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल, वायर द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? इट इज 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो n वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो एनर्जी किसके बराबर होगी? 13.6। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? वो होगी माइनस, यही फार्मूला हम यूज करेंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 2। तो इसका वैल्यू जो Z का वैल्यू क्या है? वो है 1। ठीक है, वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी -13.6 डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी इट विल बी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अगर हम थर्ड की अगर हमें निकालनी होगी तो यही फार्मूला यूज करेंगे हम। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे अब n का वैल्यू, थर्ड शेल का n का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 9। 13.6 डिवाइड बाई 9 वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा -1.86 अराउंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी जो है वो कम है और सेकंड की क्या है? ज़्यादा है, और थर्ड की क्या है? वो ज़्यादा है। वो ये हम ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये हम ऐसे भी नेगेटिव साइन रखना है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन, ठीक है, हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी लेस देन द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी दैट विल बी लेस देन द एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमने ये हमने कहाँ से निकाली? ये हमने यहाँ से निकाली, क्योंकि हमको ये पता है कि एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर इसका वैल्यू 3 रहेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि
ये जो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी अगर हम E1 बोलेंगे, it will be less than the energy of E2. What is E2 here? E2 is the energy of second orbit, and that will be less than the E3. What is E3 here? E3 is the energy of third orbit, and this E3, it will be less than the E4, that will be less than the E5 and so on. ठीक है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी देन द सेकंड, सेकंड की कम होगी थर्ड से, ठीक है, सेकंड की कम होगी थर्ड से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर सेकंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और अगर थर्ड में होगा तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। बिकॉज because of this formula, because of this equation, we can say if the value of n is more, the energy will be more, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और ये जो सेकंड ऑर्बिट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। और अगर हमारे पास थर्ड ऑर्बिट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पहले वाले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेकंड वाले ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जो अगर होगा तो सेकंड एक्साइटेड ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिवॉल्व करता है इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। उन सर्कुलर ऑर्बिट्स की रेडियस अब क्या होगी वो भी हम क्या कर सकते हैं? वो भी हम मेजर कर सकते हैं। उसके लिए बोहर ने क्या किया? बोहर ने डिराइव किया एक इक्वेशन, उसी इक्वेशन से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट की ये रेडियस को, ठीक है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर एंड z, ठीक है। इस फार्मूला से हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन मेजर द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है h का वैल्यू क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, है ना। और पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है 3.14, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और चार्ज तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो अगर हम ये h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई का वैल्यू, m का और e का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, it becomes 52.9 into 10⁻⁻11 into n स्क्वायर, बिकॉज n इज हेयर वेरिएबल, ठीक है। और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? z इज व्हाट? z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज आल्सो वेरिएबल, ठीक है। दीज h, pi, m, e they have a fixed value, while as this n and this z they don't have fixed value, ठीक है। तो दिस इज इन
मीटर। अब अगर हम इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम्स में, तो वो किसके बराबर आएगा, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, ये एंगस्ट्रॉम्स में, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जब हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको ये पाइकोमीटर्स में अगर हम इसको करेंगे कन्वर्ट, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 52.9 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z स्क्वायर, ठीक है, पाइकोमीटर, ठीक है। 1 पाइकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। तो बाय दिस फार्मूला वी कैन मेजर द radius of any orbit, ठीक है। when we substitute the value the equation becomes this in the meters, equation becomes this when we convert it into the angstroms, and equation becomes this when we convert it into the picometers, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए बेटा, अब हम इस फार्मूला से क्या करेंगे, अब हम इस फार्मूला से ये हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिट जो है, पहला ऑर्बिट जो है, उसकी हम रेडियस क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो R1, ठीक है, R1 किसके बराबर होगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का n वैल्यू किसके बराबर होगा, ये दिस इज इन द एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन का z वैल्यू किसके बराबर है, वो है 1, है ना। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये जो पहला ऑर्बिट जो हाइड्रोजन का जो है, उसकी रेडियस क्या होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। उस पहले ऑर्बिट की जो रेडियस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोरस रेडियस भी बोलते हैं, है ना। तो कभी कभार हमको क्वेश्चन आ जाता है कि बोरस रेडियस का वैल्यू क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोरस रेडियस का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 52.9 पाइकोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर हमें सेकंड ऑर्बिट की अगर हमें एनर्जी निकालनी है, R2 इज इक्वल टू 0.529, अब ये n का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेजर द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, वायर द वैल्यू ऑफ n इज 2, ठीक है। ये देख लीजिए आप, z का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, है ना। ये देख लीजिए आप, 0.2 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। इसी तरह आप ये थर्ड ऑर्बिट का उसकी भी आप रेडियस निकाल सकते हैं, और ये जो फोर्थ ऑर्बिट जो है, उसकी भी आप रेडियस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला विच वाज डिराइव्ड बाय द बोहर इन ऑर्डर टू मेजर द रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, किसी भी मतलब कोई भी मतलब अगर आप लिथियम एटम अगर आप लेंगे, लिथियम एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की क्या रेडियस रहेगी, वो भी आप इसी फार्मूला से आप मेजर कर सकते। अगर आप हीलियम एटम लेंगे, हीलियम एटम का जो पहला ऑर्बिट जो है, उसकी भी आप ये रेडियस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या रहेगा सेकंड में तो n का वैल्यू 2 रहेगा, और अगर हम हीलियम की बात करेंगे
तो हीलियम का ज़ाड वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर हम लिथियम का जो सेकंड ऑर्बिट जो है तो वहाँ पे भी n का वैल्यू 2 ही रहेगा, मगर ज़ाड का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम v1 इंटू ज़ाड बाई n। ठीक है, तो इस v1 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, this is the speed of electron, this is the velocity of electron in the first orbit of हाइड्रोजन। ठीक है, देख लीजिए आप v1 v हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो v1 का वैल्यू क्या रहेगा, ये देख लीजिए, ज़ाड का वैल्यू 1 और इसका भी n का भी वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिए मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह अगर अब आपको सेकंड ऑर्बिट की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो v1 का वैल्यू तो यही रहेगा 2.18 इंटू 10⁸, और ज़ाड का वैल्यू तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, मगर n का वैल्यू अब क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक है, अगर आपको थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, तो उस वक्त आपको n का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट 3 करना पड़ेगा, और ज़ाड का वैल्यू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर आपको अब हीलियम में निकालना है, हीलियम में ज़ाड का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा, और अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो n का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। v1 का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको लिथियम में निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट की, ये लिथियम में अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। v1 की क्या वेलोसिटी रहेगी, ये रहेगी वेलोसिटी, है ना, और ज़ाड का वैल्यू क्या रहेगा, इसमें लिथियम में 3 रहेगा। वी आर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स n रिमेन्स 1। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो भी आप इसी फार्मूला से आप ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चाहे एटम आपके पास हीलियम है, हाइड्रोजन है, चाहे ऑर्बिट आपके पास सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, कोई भी ऑर्बिट अगर आपके पास है, तो उस वक्त n का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, और अगर एटम डिफरेंट होगा तो ज़ाड का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और v1 का वैल्यू क्या रहेगा, 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। पहला ऑर्बिट जो है हाइड्रोजन में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बेटा अब एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसको रादरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, बट बोर's मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, what are the formulas there, what are the equations there, we will discuss that in the part second. Okay, thanks a lot.